नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात बूथ बाजा की, जिसमें हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की कोरबा विधानसभा। एनर्जी हब के नाम से मशहूर इस सीट पर कांग्रेस संगत के पैर की तरह जमी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश में लगी है। चलिए जानते हैं 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियों और जनता की क्या तैयारी है। जिले के 4 विधानसभा सीटों में से कोरबा विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर रहती है। पिछले 3 कार्यकाल में यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है विधानसभा क्षेत्र में और जय सिंह अग्रवाल जो राजस्व मंत्री वो यहाँ के विधायक हैं। हम इस बार चूंकि चुनावी वर्ष है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और हम जानने का प्रयास करेंगे आम जनता से कि किस तरीके से कोरबा विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। कोरबा प्रदेश और देश में कोयला हब के नाम से मशहूर ये विधानसभा कोरबा जिले की 4 सीटों में शुमार है, जहां एशिया की सबसे बड़ी गेबरा कोल माइंस स्थापित है। कोयले की खदान कोरबा कांग्रेस के मजबूत गढ़ के रूप में जानी जाती है, जहां साल 2008 से कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल विधायक हैं और लगातार बड़े मार्जिन से जीतते आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में अग्रवाल ने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 58,000 वोटों से पटखनी दी। अब जय सिंह अग्रवाल जीत का चौका लगाने के लिए फिर जमीन तैयार कर रहे हैं। पहले भी नहीं टिक पाया और अब भी नहीं टिकेगा, उसका कारण मैं बता दूं। जय सिंह अग्रवाल एक जागरूक जो है और जनता से सीधा उसका संवाद है। और आप देखना जो है वो विधानसभा भी जैसे चलता रहता है, तो सैटरडे संडे छुट्टी होगा, शुक्रवार को शाम को छुट्टी हो जाता है, जल्दी छुट्टी हो गई विधानसभा जल्दी, तो वो जो है शुक्रवार को भी वो कोरबा आ जाएंगे। सोमवार को फिर सवेरे 5 बजे उठ के जो है फिर विधानसभा जो है अटेंड करेंगे। उनको जनता से मतलब जो है बड़ा मतलब सीधा लगाव है और जनता के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस सीट पर किसी भी लहर का असर नहीं होता और कांग्रेस लगातार जीतती है। इस मिथक को तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा से चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री जिले का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि 2023 में जीत हासिल कर इतिहास बदला जाएगा। मैं जानता हूं कि लोग इसका पुरजोर जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहां पे लोग हैं और शहर के जितने निवासी हैं, सड़क की हालत खस्ता हुई पड़ी है, लोग देख रहे हैं। नालियों की हालत खस्ता हुई पड़ी है, वो भी लोग देख रहे हैं। बिजली बिल चरम सीमा पे आ रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। लोग त्रस्त हो चुके हैं इस कांग्रेस की और यह जय सिंह अग्रवाल से, जो कि वहां के विधायक हैं, और लोग आने वाले दिनों में उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत कोरबा विधानसभा में तो निश्चित ही है और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ रही है। 2 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली कोरबा विधानसभा इंडस्ट्रियल एरिया है। जाहिर है यहाँ की जनता की परेशानी प्रदूषण, हैवी ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या है, तो वहीं हैवी व्हीकल्स की वजह से सड़क जाम की समस्या भी शुमार है। हालांकि कांग्रेस के काम से जनता खुश नजर आ रही है। ये जो मूलभूत समस्या है कोरबा का है जो वो तो प्रदूषण है, और बाकी जो यहाँ का ओवर ट्रैफिक है उसकी वजह से पार्किंग जो बने हुए हैं नगर निगम द्वारा तो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और जनप्रतिनिधि द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है कि जितना जो समस्या है यहाँ का वो हल किया जाए। काम बहुत सारा हुआ है और कुछ काम यहाँ होना शेष है। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रदूषण की समस्या भी कम नहीं है। इन 2 बातों को छोड़ दें अपन तो इस विधानसभा क्षेत्र में काम बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। बढ़िया कुछ अच्छा क्या तबियत 3 बार जय सिंह जीते। जय सिंह जितने 3 साल लगातार जीतने के बाद कुछ न कुछ कहीं न कहीं अच्छा क्या तबियत तो जय सिंह जीते हैं। अब आने वाला जो चुनाव होगा उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छा होगा तभी ये मुकाबला हो सकता है, और अन्यथा वरना स्थिति तो सबके सामने है कि मुकाबला होना चाहिए जो उस स्थिति में कैंडिडेट भी चाहिए।
कोरबा में बीजेपी का सामना कांग्रेस के दिग्गज नेता जयसिंह अग्रवाल से होता है, लिहाजा बीजेपी के सामने सही कैंडिडेट उतारना भी चैलेंज होगा। तो वहीं कांग्रेस अपना विजय रथ आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी, यानी 23 में कोरबा की जंग जोरदार होगी। कोरबा विधानसभा की इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। हालांकि कोरबा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, वो चाहे पार्किंग की समस्या हो या पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। इसके निदान के लिए लगातार जो भी सत्ताधारी पक्ष है उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, मगर अब तक लोग परेशान हैं। इसी मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी और अब देखना होगा कि अब तक 3 कार्यकाल में बीजेपी मुखी खाती रही है, इस चुनाव में क्या परिणाम निकलता है। सहयोगी रामेश्वर के साथ लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना, जहां की चाचौड़ा सीट किलों की सियासत में शुमार है। इस सीट को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है, जिस पर 2013 में बीजेपी ने सेंध लगाई थी, लेकिन 2018 में लक्ष्मण सिंह ने जीत दर्ज कर इस गढ़ पर फिर से कांग्रेस का परचम लहरा दिया। अब चर्चा 2023 की है, तो चलिए समझते हैं चाचौड़ा का चुनावी गणित। बूथ बाजा में आज हम पहुंचे हैं गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और अभी हम यहां पर चाचौड़ा का जो प्राचीन किला है यहां पर खड़े हैं, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि 2023 में चाचौड़ा के लोग विधानसभा में किसको चुनते हैं और किन किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करेंगे। चाचौड़ा विधानसभा गुना जिले की वो सीट जिसकी राजनीति किले की सियासत में शुमार है। चाचौड़ा की पहचान चंपावती किले से होती है। 17वीं शताब्दी के आसपास रानी चंपावती के नाम पर बना ये किला पहाड़ी पर मौजूद है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भी एक किला है, जहाँ से चाचौड़ा की सियासत काफी प्रभावित है। ये किला है राघवगढ़ का किला। राघवगढ़ से ताल्लुक रखने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहली बार इसी सीट से उपचुनाव लड़कर विधायक बने और पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। कांग्रेस के इस मजबूत किले को फिलहाल उनके भाई लक्ष्मण सिंह संभाल रहे हैं, जिनका दावा है कि 2023 में भी इस किले पर कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। जनता पूरी बदल चुकी है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस सरकार को हटाना है, कांग्रेस की सरकार लाना है। तो जनता जब बदल जाती है तो टकरार नहीं रहती, फिर तो परिवर्तन होता है। और हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो जिला तो देखिए बनेगा, क्योंकि ये पूर्व सरकार ने कैबिनेट में पास किया है और सरकार बदलेगी तो जो हमारी कांग्रेस की सरकार बैठेगी तो सबसे पहला काम वो ये करेगी कि जो कैबिनेट में उन्होंने फैसले लिए उनको लागू करेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी कभी सेंध नहीं लगा पाई। इस सीट पर साल 2013 में ममता मीणा ने कांग्रेस से सीधी टक्कर ली और कांग्रेस को करीब 35,000 के मार्जिन से हराया, जबकि बीते चुनाव बताते हैं कि कोई भी कांग्रेसी इतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं पाया। अब 2023 में बीजेपी दोबारा सीट की सत्ता हासिल करने में जुट गई है। देखिए, चाचौड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। क्षेत्र की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया था। 34,901 वोट से मैं जीती थी, क्योंकि पहली बार चाचौड़ा विधानसभा इतने मतों से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग जीते। इससे पहले इतने वोटों से कोई भी नहीं जीता। और जहाँ तक रही बात विकास की, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र से चाचौड़ा से प्रथम बार मुख्यमंत्री के रूप में विधायक यहीं से थे, और उनके पहले शिवनारायण मीणा मंत्री और लक्ष्मण सिंह जी सांसद, लेकिन इनका तीनों का कार्यकाल एक तरफ है, कोई विकास कार्य नहीं किया। करीब 2,30,000 मतदाता वाली इस विधानसभा की जनता चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से रखती आ रही है, जिसकी आवाज विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी बुलंद की। तो वहीं पलायन, बेरोजगारी और रेलवे ओवरब्रिज की मांग भी क्षेत्र की प्रमुख मांगों में शुमार है। कांग्रेस आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हमारे जो विधायक महोदय हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो मंत्री बनेंगे, और हमारा चाचौड़ा जिला बनेगा। वो बहुत से विकास कर रहे हैं, गांव-गांव जाके विकास कर रहे हैं, वार्डों में भी घूम रहे हैं, और जो गरीब से गरीब है उनकी मदद भी कर रहे हैं वो साहब। अरे बीजेपी ने बहुत विकास किए, मकान बनवाए, हमारे कुटिया फ्री में राशन मिल रहा है हमको। अगली सरकार बीजेपी की चुनेंगे।
हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि गाँव में पढ़ाई की बहुत अभाव है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई का बहुत अभाव है। वहाँ पर शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है गरीब बच्चों को, इसलिए इसको शिक्षा मिलनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। तो आप किस सरकार को पसंद करेंगे? हम कांग्रेस को करेंगे। 2023 में हम 200 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमें निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। किले की सियासत में कौन जीतेगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत में बाकी किलों की सियासत की ही तरह अलग प्रभाव डालेगी। अब आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। योगेश सक्सेना, बंसल न्यूज, चाचौड़ा। इसकी तकरार में अब बात कांग्रेस के मिशन बुंदेलखंड की। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय के चुनावी दौरे और अब अरुण यादव को क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलना इस ओर इशारा कर रहा है कि बुंदेलखंड कांग्रेस के लिए कितना अहम है। लेकिन बीजेपी इसे कोई चुनौती नहीं मान रही है। देखिए खास खबर। कांग्रेस का मिशन बुंदेलखंड, सियासी जमावट में जुटे नाथ, बीजेपी पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं, लिहाजा पार्टियां बैठकों की राजनीति से एक कदम आगे मैदानी जमावट में जुट गई हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ इन दिनों बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और बीजेपी पर जमकर गरज रहे हैं, तो उनसे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने बुंदेलखंड का दौरा करने पहुंचे थे। अब 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी, सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। बुंदेलखंड कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात से समझा जा सकता है कि पहले दिग्विजय ने नब्ज को टटोला और अब कमलनाथ। लेकिन बात यही नहीं रुकी। बुंदेलखंड की जिम्मेदारी एक और कद्दावर नेता अरुण यादव को सौंप दी गई है। बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, जहां से मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत जैसे दिग्गज नेता आते हैं। तो वहीं केन बेतवा परियोजना, बुंदेलखंड पैकेज और एक्सप्रेस वे की मेगा सौगातों से बीजेपी ने लीड ले ली है। लेकिन कांग्रेस इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस कितने भी दौरे क्यों न कर ले, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। बुंदेलखंड एक भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ है और आने वाले समय में हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं कमज़ोर हैं। आज हम पहले से भी बेहतर स्थिति में हैं और आने वाले चुनावों में चुनाव परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और प्रताड़ित होने वाले लोग तो आप लोगों के सामने कहाँ आते हैं और आज जो प्रताड़ित हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं। यदि प्रताड़ित होते तो पार्टी में शामिल क्यों होते। दरअसल बुंदेलखंड में सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से 26 सीटें आती हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वहीं 10 सीटें कांग्रेस और एक सपा बसपा के हाथों में हैं। वहीं 2020 उपचुनाव के बाद बीजेपी की सीटें 14 से बढ़कर 17 हो गई। इधर क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का ही कब्जा है, यानी साफ है कि इन समीकरणों के साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत में जुटी है। नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए विधायक विकास उपाध्याय से। विकास उपाध्याय संसदीय सचिव और रायपुर की पश्चिम विधानसभा से विधायक हैं। कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार नेताओं में शुमार विकास उपाध्याय ने बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत को चुनाव में मात दी थी और विधानसभा पहुंचे। तो चलिए जानते हैं 2023 को लेकर क्या है उनकी रणनीति और कांग्रेस किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी। बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ है पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय से बात करेंगे। विकास जी, 2023
चुनाव होना है, 6 से 7 महीना बचा है, क्या तैयारी है अपने विधानसभा क्षेत्र? देखिए, हमारे लिए 2023 या चुनाव को 6 महीना बचा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 5 साल की जिम्मेदारी, जवाबदारी जनता ने दी, बहुमत दिया, अपना विश्वास दिया और उस विश्वास पर खरा उतरकर हम लगातार जनता के बीच में जा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इन 4 सालों में, इन 4.5 सालों में ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो भगवान कभी किसी को ऐसा सामना मत कराए। जिसमें कोरोना का 2 साल आया, उन 2 सालों में भी जनता के लिए हम लोगों ने सड़क पर रहकर काम किया। उनको दवाई, ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल में एडमिट कराना, कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो उसके अंतिम क्रिया तक का भी काम करने से हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी डरी नहीं है। जो मूलभूत समस्या इस पूरे विधानसभा की थी, मैंने जब चुनाव लड़ा था, रायपुर राजधानी को दो स्वरूप देखा था। एक राजधानी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 राजधानी कहलाती थी। एक राजधानी वो, और उन्होंने 2 राजधानी का स्वरूप भी बनाया था। एक राजधानी वो जहाँ 15 साल बाद लोग जाएंगे, जो नया रायपुर है, वहाँ पर डेवलपमेंट वहाँ पर उन्होंने काम किया, जहाँ 15 साल बाद आदमी जाने वाला है। एक राजधानी वो जो रायपुर है, जहाँ आप हम रहते हैं, यहाँ 15 लाख आबादी के लोग रहते हैं। उनकी मूलभूत समस्या, पानी की समस्या, रोड सड़क नाली की समस्या, उसका समाधान कैसे करना है, उसका काम हम लोगों ने किया। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी, आप लोगों ने काम तो बहुत किया, जैसे आप बता रहे हैं। आधार क्या रहेगा जनता, क्योंकि आप भी लगातार जनता के बीच में देखने को मिलते हैं, बीजेपी भी उस क्षेत्र से तैयारी करी है, ऐसे में आप लोगों का आधार क्या रहेगा जनता के बीच में जाना? देखिए, हम लोगों ने, मैंने पहले कहा आपको, हम लोगों ने 15 साल सरकार में हम लोग नहीं थे। हम जनता के बीच में जाके जो मूलभूत समस्या है उसका घोषणा पत्र बनाया था और उस पर हम लोगों ने काम किया और उसको अमल भी किया और उस घोषणा पत्र पर जनता के बीच में गए। मैंने आपको कहा कि रायपुर राजधानी में बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, रायपुर राजधानी में मूलभूत समस्याएं। आदमी 50 लाख का मकान बनाया लेकिन घर में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, काला पानी घर में घुस रहा है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको कराने का काम किया। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस समय काम किया। हमर क्लिनिक, हमर अस्पताल, पीएससी से लेके छोटे छोटे अस्पताल आप देखिए, हर वार्ड के अंदर में जिस प्रकार से जिला अस्पताल और मेकाहारा के बोझ को कम करने के लिए, अलग अलग जो लोड यहाँ पर होता था उसको कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया। जो मोबाइल वैन, स्वास्थ्य मोबाइल वैन जो जा रही है, जिसके माध्यम से आज सबसे ज़्यादा बीपी शुगर के पेशेंट हैं। एक छोटी बीमारियां हैं उसके पेशेंट हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो 200 रुपये की फीस लगती है और कम से कम 300 रुपये की दवाई लगती है। आप ऐसे क्षेत्र के विधायक हैं जहाँ पे कद्दावर मंत्री राजेश मूणत विधायक रहे हैं, तो ऐसे में इस समय चुनौती कुछ है कि फिर से आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने काम किया है। अगर हमारे काम से जनता संतुष्ट होगी तो वापस हम चुन कर आएंगे, और हमारे काम से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो वापस जिस काम के लिए जनता भेजेगी उस काम के लिए जाएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता संतुष्ट होगी तो निश्चित तौर पर फिर दोबारा हमको चुन कर आएगी और नहीं होगी तो नहीं आएगी। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और बोले तो नेताजी में अब मुलाकात करिए सागर की बीना विधानसभा सीट से विधायक महेश राय से। महेश राय बीना समेत सागर की सभी सीटों पर बम्पर जीत का दावा करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी है, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है उनकी रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। बोले तो नेताजी में बात करते हैं हम कोई जनप्रतिनिधि से, विधायक से या उस क्षेत्र के बड़े नेता से। आज मेरे साथ है बीना के विधायक महेश राय जी। महेश जी, क्या कहेंगे, 2023 का चुनाव है, अपनी विधानसभा को कहां देख रहे हैं आप? हमारी विधानसभा बीना विकास की दृष्टि से सागर जिले में सबसे अग्रणी है और विकास बीना में हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के आधार पे ये हम 2023 का चुनाव अच्छे मतों से जीतेंगे। जब आप आए होंगे, चुनाव आपने लड़ा होगा तो कई वायदे आपने किए होंगे, कुछ बातों को सामने रखा होगा जनता के, क्या वो कर पाने में सफल रहे? 2019 के जो वादे या 2013 के वादे, हमने लगभग उन वादों पर काम किया है। आज एक वादा रह गया था, उसी संदर्भ में आज हम वल्लभ भवन आए थे और संबंधित अधिकारियों से मिले थे और हमें लगता है कि हम 15 दिन के अंदर, कुछ पेयजल की समस्या थी, उस पेयजल की समस्या को भी हम हल कर लेंगे, हमें ऐसा लगता है।
लगभग हमने हर वादे पर काम किया है और आने वाले समय में हमें सफलता भी मिलेगी। 2023 का चुनाव कैसा देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव अगले चुनाव से बेहतर रहेगा, चूँकि कांग्रेस की स्थिति भी कोई कहीं से भी बेहतर नहीं लगती है। गुटबाजी है, आपसी में बहुत बड़ी गुटबाजी होती है और लगभग कांग्रेस गायब है और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम सारे लीडर्स कांग्रेस के भी वहाँ पहुँच गए, दिग्विजय सिंह भी दौरा कर आ गए, कमलनाथ भी आ गए, प्रभारी अरुण यादव को बना दिया, जातिगत समीकरणों के आधार पर भी बात कही जा रही। एक लंबे समय से कांग्रेस ने तय किया है कि लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ थे, जहां से कांग्रेस जीत नहीं पाती थी, कांग्रेस ने उन क्षेत्रों को फोकस किया है। आज जो कमलनाथ जी की सभा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी लंबा पुराना गढ़ है बीना भी, और नरियावली भी गढ़ है, सागर भी लंबे समय से है और खुरई भी है। तो कुल मिला के उनने एक बीच वाला सेंटर बीना को चुना था और आज सभी लोग इकट्ठे हुए तो मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लगभग 8 की 8 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जिले की जीतेगी। माने कि 18 से बेहतर 23 का रिजल्ट होगा। 23 आने वाला समय 23 भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल रहेगा और पिछले 2019 से हमारे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव होना है और बीना विधानसभा की बात करें तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही, जैसा महेश जी का विश्वास है, लेकिन दोनों ही दल यहाँ लगे हुए हैं। बोले तो नेताजी, मैं आज आपसे बात की, अगली बार फिर किसी नेता से बात होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, बीना। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।